देर में पानी आता है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, इसलिए मुझे भागना पड़ रहा है। और सवाल तो बहुत सारे होते हैं डिस्कस करने वाले, सारे सवाल डिस्कस हो नहीं सकते यहाँ पर इतने शॉर्ट टाइम में। वी हैव टू कंक्लूड द होल पेपर इन 2 days इंशाल्लाह, और इफ़ेक्टिव रिवीजन करनी है। जी, इंटरप्रिटेशन हम एवरेज कहीं पर करते हैं, कहीं पर नहीं करते, क्या वजह है? कहीं पे आपने देखा होगा किसी सवाल के अंदर एवरेज हो रही है, किसी सवाल के अंदर एवरेज नहीं हो रही। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? और फिर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कि हम एवरेज करते हैं तो क्यों करते हैं? जी, वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही होती है। नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, असल में तो लॉजिक कोई और है। कोई इस पे शर्माने वाली कोई बात? किस के कंपैरिजन? अदर कंपनीज के साथ एवरेज लेने की क्या जरूरत? अदर कंपनीज में किसी चीज़ की एवरेज लेने की क्या जरूरत? जी, लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन। चलें जी, असल में रीज़न ये है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पूरे साल का होता है। क्या होता है? पूरे साल का होता है, फुल ईयर का होता है। और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो किसी एक डेट की होती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर एक जगह पर मौजूद है। वो तमाम फार्मूला जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाली एक आइटम आ रही हो और एक आइटम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली आ रही हो, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली वैल्यू को हम करते हैं एवरेज। जब हम एवरेज करते हैं, ओपनिंग लेते हैं, क्लोजिंग लेते हैं और इसको कर देते हैं डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाती है एवरेज। और एवरेज फिर पूरे साल को रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है। एक वैल्यू हुई ये वाली, एक वैल्यू हो गई ये वाली। जब इन दोनों को एवरेज किया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि थ्रू आउट द ईयर ये इस वैल्यू के ऊपर रहा ऑन एवरेज। तो दिस इज़ द रीज़न कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली वैल्यू को क्या करते हैं, हम एवरेज करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस वाली वैल्यू तो पहले से ही पूरे साल की होती है। हमें चलना होता है लाइक विद लाइक, लाइक विद लाइक। हर चीज़ के अंदर लाइक विद लाइक चलना पड़ता है रेशियो एनालिसिस में। अब एक फार्मूले में एक चीज़ आ रही है जो पूरे साल को रिप्रेजेंट कर रही है और एक बिल्कुल एंड की, तो फिर ये लाइक विद लाइक नहीं रहा। तो इसलिए फार्मूले में क्या चीज़ आती है, आपको करना होता है एवरेज। किस में? सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली वैल्यू को, जब ये जाती है प्रॉफिट एंड लॉस वाली वैल्यू के साथ। एग्जाम्पल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी, यही होता ना? ठीक है। डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस से आई और एवरेज ट्रेड डेटर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से आए। लिहाजा इनको क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, फिर ये लाइक विद लाइक बनेंगे। अगली लॉजिक, जब प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ें होंगी तो ये तो दोनों क्या हैं, साल के ही हैं। यहाँ पे कोई एवरेज नहीं हो रही। जीपी ओवर सेल कोई एवरेज नहीं है। जहाँ पर
आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहे होंगे, तो यहाँ पर भी एक डेट की दोनों वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी करंट रेशियो। लॉजिक क्लियर हो गई? फार्मूलाज रिमेंबर करने का तरीका। कुछ स्टूडेंट हैं, मैंने कुछ एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े, उसके अंदर लिखा हुआ था कि स्टूडेंट ने बस पता नहीं किस तरीके से फार्मूलाज लिखे हैं और कर दिया सवाल। मींस मैंने वहाँ से यही एक्सपेक्ट किया, स्टूडेंट के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि उन्हें फार्मूला याद नहीं होता, याद होता है तो भूल जाता है। कुछ टिप्स हैं फार्मूलाज के अंदर, और फार्मूलाज भी साथ साथ डिस्कस भी हो जाएंगे। आसान वाली चीज़ क्या करनी चाहिए पहले, मुश्किल वाली चीज़ बाद में, सेपरेट करें। अगली चीज़, एग्जामिनर कमेंट्स में आता है बच्चों को यही नहीं पता होता कि जी कौन सी लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं, कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी हैं, कौन सी रेशियोज़ हैं। और एग्जामिनर कमेंट भरे पड़े हैं इस चीज़ से कि स्टूडेंट को बस शुरू किया और लिख दिया सारे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ठा हमें सब कुछ आता है। उसने मांगी हुई हैं लिक्विडिटी रेशियोज़। लिक्विडिटी रेशियोज़ में मींस करंट रेशियो और क्विक रेशियो, बस ये तो याद करने में प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होती। करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज़, एसेट टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, इसमें से करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस करना होता है। मींस आपके पास चार चीज़ें हैं, स्टॉक है, आपके पास डेटर है और बैंक है अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अब आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। क्या चीज़ है जी? स्टॉक, बैंक और डेटर्स। ये 100, ये 200 और ये 300, टोटल करंट एसेट कितने हो गए? 600। अब एक तरीका कार है कि 600 में से 100 माइनस कर दो तो इन्वेंट्री आउट हो गई। दूसरा तरीका कार है कि आप 300 को 200 में जमा कर लें अदर दैन इन्वेंट्री, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी नहीं हुई, क्या करोगे? क्विक रेशियो क्या कैलकुलेट नहीं हो सकती? हो सकती है, अदर दैन इन्वेंट्री करना है। डन? अच्छा जी, अब बात हो रही थी कि फार्मूला याद होगा तो कैसे होगा। मेजॉरिटी जितनी रेशियोज़ है ना, उनमें जब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की इकट्ठी चीज़ें आती है ना, तो वहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, PBIT। मैंने रीसेंट अटैम्प्ट के शायद या उससे पिछली अटैम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े, उसमें लिखा हुआ था बच्चों ने जहाँ पर PBIT यूज़ होना है वहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज़ किया हुआ था। बात में लग रही है? जहाँ पर बैलेंस शीट वाली आइटम और प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम इकट्ठी आ रही है, वहाँ पर ज़्यादातर क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT आता है। कोई तुक्के लगाने तो PBIT के साथ लगाएं, ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक जगह पर आता है और वो आता है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। ये लॉजिकल आता है, वही लॉजिक है जो अर्निंग पर शेयर की है। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वही चीज यहां पर आनी है। याद हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला? अगर कभी आ जाए तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप ये सोचें कि क्या इन रेशियोज के साथ अर्निंग पर शेयर को कंबाइन किया जा सकता है? ये भी ज़हन में होना चाहिए। या फिर अर्निंग पर शेयर का सवाल आ जाए और साथ कह दे चलो यार ऐसा करो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मालूम कर दो और रिटर्न ऑन इक्विटी भी मालूम कर दो। हो सकता है। अगर वो कह दे कि बेटा इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मालूम कर दो और अर्निंग पर शेयर के साथ कर दो, सवाल कौन सा हो? अर्निंग पर शेयर का, और 3 मार्क्स रख दे, 5 मार्क्स रख दे इसके। पॉसिबल है? बिल्कुल है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी
या रिटर्न ऑन इक्विटी? सेम फार्मूला यूज होना है अर्निंग पर शेयर वाला, या कोई और चेंज हो रहा है? वही हो रहा है, ठीक है। बस यहां पर क्या है, एवरेज इक्विटी आना है। क्या आना है? एवरेज इक्विटी। वहां पर भी एवरेज ही होती है, वेटेड एवरेज। बात समझ लग गई? तो ये तो हो गई, निकल गई, ये लॉजिकल निकल गई। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न, जहां जहां पर रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट, पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट। रिटर्न का मतलब क्या लोगे? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे रिटर्न का वर्ड यूज हो रहा है, सवाए एक जगह के, वो बड़ी स्पेशल सी है। नहीं, ये तो दूसरी है। बाकी रिटर्न वाली जगहों पे तो वो तो दूसरी आ जाती हैं। कौन सी थी? ये टर्नओवर वाली आती है। टर्नओवर किसी और चीज़ को, रिटर्न जहाँ पे लिखा होगा तो ये आपने क्या लेना है? पीबीआईटी लेना है काइंडली। अगली चीज़ आती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज रेशो, प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। अगर आपसे कह देता है प्रॉफिट टू सेल्स रेशो कैलकुलेट कर दो, तो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता प्रॉफिट टू सेल्स रेशो कौन सी होती है। ये 4-5 रेशोज होती हैं। पहले ये बाइफर्केशन स्टडी टेक्स्ट में नहीं थी, पहले ये बाइफर्केशन स्टडी टेक्स्ट में नहीं थी, एक अटेम्प्ट पहले से पिछली बुक के अंदर। ये ऑटम 23 के अंदर जो बुक आई है 2023 के एंड पर, उसमें ये बाइफर्केशन ऐसे कर दी हुई है। तो अगर उसने कह दिया इन्वेस्टर्स रेशो और आपने मालूम कौन सी की, जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, तो सही होंगी या गलत होंगी? गलत हो जाएंगी। और अगर उसने कहा प्रॉफिट टू सेल्स रेशो मालूम करो और आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम कर दिया, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये तो आसान रेशोज हैं, ये नहीं भूलती होती। जीपी ओवर सेल्स, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये पूछा गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और बच्चों ने गलत कैलकुलेशन कर दी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट असल में होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो, जोन से भी एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स, तो ये याद हो गए। रिटर्न वाले याद हो गए कि पीबीआईटी का लफ्ज़ यूज़ करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड है तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का पता है, एसेट है तो हमें एसेट का भी पता है। गियरिंग रेशोस, लिवरेज रेशो, डेट इक्विटी रेशो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। इसमें लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय इक्विटी एक वेरिएंट है, दूसरा वेरिएंट इसका है लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। अब अगला सवाल आता है कि कौन सा यूज़ करना है। या तो क्वेश्चन में अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा यूज़ करना है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं अंदाज़ा हो रहा तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? प्रेफरेंस किसकी है? इसकी है। दिस वन वुड बी यूज्ड। इसका आंसर तकरीबन लेस देन 50% के नज़दीक होता है अगर उसके अंदर लोन और इक्विटी दोनों आ रहे हो। इसका आंसर लेस देन 100 होता है, होना चाहिए, मीन्स इससे कम होना चाहिए। इंटरेस्ट कवर, और मज़े की बात है इंटरेस्ट कवर के अंदर भी क्या लफ्ज़ यूज़ करना है? पीबीआईटी। तो बहुत सारी जगह हैं पीबीआईटी की, उसको हाईलाइट कर लें कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इंटरेस्ट कवर लॉजिक क्या है? कौन सा प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवरेज देता है? इंटरेस्ट को, तो वही पीबीआईटी है, टैक्स से पहले आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? ऐसे आता है ना, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी के बाद कोई एक्सपेंसेस आएंगे, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि क्या है? पीबीआईटी, और इसके बाद आएगा आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये कवरेज देता है, ठीक। तो इंटरेस्ट कवर में क्या लेना है? पीबीआईटी का लफ्ज़ यूज़ करना है, और पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा ज़्यादा बेहतर है। ये बातें आ गई।
ये भी हो गई। ये स्पेशल रेशियो है बेटा। एसेट टर्नओवर क्या है? टर्नओवर रूटीन में सेल की मिसालें ज़हन में आती हैं। सेल की मिसाल आती है टर्नओवर। टर्नओवर चक्कर को भी बोलते हैं, टर्नओवर सेल्स को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एक सर्कल पूरा करने को भी बोलते हैं और सेल्स को भी बोलते हैं। तो उस सेल के वर्ड से याद रखें, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। ये स्पेशल है टोटल एसेट टर्नओवर की स्पेशल रेशियो। इसका नाम से अंदाज़ा नहीं होता, लिहाजा इसको याद ज़रा ध्यान से करें। नेट सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब दो जगहों पे आ जाती हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इस यहाँ पर भी आ गया, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मौजूद है। दोनों का लिंक प्रॉफिट से मौजूद है, एक का सेल्स के साथ, एक का प्रॉफिट के साथ। तो ये कौन सा? PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पर किधर गई ये वाली? तो अगर मैं PBIT ओवर सेल्स इनटू सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड कर दूं तो मेरे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। क्या कर दूं? ये मेरी नेट सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है और मुझे डाटा दिया हो बस इसका, और कहा जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाओ। क्या बनाओ? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाओ। तो मैं बना सकता हूँ, डायरेक्ट भी बन सकता है PBIT ओवर। और अगर मेरे पास ये रेशो दे दी हो उसने, PBIT ओवर सेल्स इतना है, एक परसेंटेज दे दी हो, तो भी मैं यहाँ से मालूम कर सकता हूँ। मसलन उसने कहा हो PBIT ओवर सेल्स इज़ 0.4। क्या बताया हो? PBIT टू सेल्स रेशो इज़ 0.4 और मालूम करो क्या? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं इस सेल्स और इस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज़ कर कर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बना सकता हूँ। अभी तक टेस्ट नहीं हुई ये चीज़ आपके लेवल पर, शायद ये वाला सेशन सुन के अप्लाई कर दें। कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हिडन होती है, कोई चीज़ सामने आ जाती है तो शायद अप्लाई हो जाए। मैं गलती कर बैठा। वर्किंग कैपिटल रेशियोज। वर्किंग कैपिटल रेशियोज कौन सी होती हैं जी? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। तो इसके अंदर वही 3 रेशियोज आती हैं। क्या आती हैं? 3 रेशियोज, डेटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर और क्रेडिट टर्नओवर, या वर्किंग कैपिटल साइकिल। अगर आपको कहा जाए कि वर्किंग कैपिटल की रेशियोज बना दो तो आपने सिर्फ एक रेशियो कैलकुलेट करनी है। कौन से वाली? वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या कर दो? वर्किंग कैपिटल साइकिल बनाओ, उसमें तीनों रेशियोज आ जाएंगी। इसको याद करने का तो मुश्किल काम नहीं है। अगली चीज़ याद करने का तरीका, जितनी भी रेशियोज हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम एज न्यूमरेटर आती है और बैलेंस शीट की आइटम एज डिनोमिनेटर आती है। रेशियोज के अंदर डेज इज़ नॉट द रेशियो, डेज इज़ नॉट द रेशियो। कहीं पे भी देख लें आप, एवरेज टाइम टू होल्डिंग पीरियड, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम, एवरेज इन्वेंट्री, डेटर टर्नओवर, सेल्स ओवर एवरेज डेटर, सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम क्या आती है? एज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बैलेंस शीट की आइटम आती है PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 2-3 बातें हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, फार्मूलाज को अगर भूल रहे हो तो याद कर सकते हैं कि क्या चीज़ थी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल मीन्स आपने कंपेयर करना है ऐसे विद पास्ट ईयर, करंट
ईयर ये है और लास्ट ईयर ये है, मींस आपने दोनों का कंपैरिजन करना है, और बेस ईयर हमारा लास्ट ईयर होता है। तो फार्मूला आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए बन जाता है करंट ईयर डिवाइड बाय माइनस लास्ट ईयर चेंज डिवाइड बाय लास्ट ईयर, और वर्टिकल एनालिसिस आपने ऐसे करना होता है, मींस कोई ना कोई चीज़ आपने 100% लेनी है जो सबसे हाईएस्ट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सबसे हाईएस्ट टोटल एसेट होते हैं या फिर टोटल इक्विटी, तो वो वाली वैल्यू लेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे हाईएस्ट क्या चीज़ होती है? सेल्स, तो उसकी वैल्यू को 100% अज्यूम करते हैं और फिर उसकी परसेंटेज मालूम कर देते हैं सबके साथ। लें जी, कितनी बातें हो गई? 2-3 बातें हो गई कि फार्मूलाज याद कैसे होने हैं। इंक्रीज डिक्रीज और नो इफेक्ट का अक्सर सवाल आता है। इंक्रीज डिक्रीज और नो इफेक्ट का अक्सर सवाल आता है और हमें ये नहीं समझ लगती कहाँ पर इंक्रीज लिखना है कहाँ पे डिक्रीज लिखना है। तो उसका रूल, एक करंट एसेट एग्जिस्टिंग सिचुएशन है 2000/1000, रेशो बन गई 2:1। अगर मैं न्यूमरेटर को इंक्रीज़ कर देता हूँ, डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो मेरी रेशो बढ़ जाती है। अगर मैं न्यूमरेटर को सेम रखता हूँ, डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ कर देता हूँ, तो भी मेरी रेशो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो रेशो इंक्रीज़ होगी न्यूमरेटर अगर इंक्रीज़ हो जाए या फिर डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो जाए, तो रेशो क्या होगी? बढ़ेगी। डन? एक दो दफ़ा मज़ीद प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये A1 हो जाएगी इंशाल्लाह। डिक्रीज़ होने की रेशो एग्जिस्टिंग 2000 और 1000, अगर मैं न्यूमरेटर को डिक्रीज़ कर देता हूँ, 2000 से कम 1800 कर दिया, मेरी रेशो क्या हो जाएगी? कम। या फिर मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ कर दूँ तो भी मेरी रेशो क्या हो जाएगी? कम। कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। हाँ, कन्फ्यूजन है तो क्या करें? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। मैंने तो काम करके लेकर आया हूँ ताकि क्या हो, टाइम कम से कम लगे। आप लोग कैलकुलेट करके चेक करें, क्या पता मेरी गलती आ जाए, क्या पता ये ना हो। नो, पॉसिबिलिटी है, मैं भी इंसान हूँ। क्या रेशो 2 रेशो से कम हुई है यहाँ पर? तो रूल बना आपका न्यूमरेटर डिक्रीज डिनोमिनेटर इंक्रीज, तो होगा क्या होगा? रेशो कम हो जाएगी। भूल जाते हैं तो क्या है, कैलकुलेटर मौजूद है ना, कैलकुलेटर में लिख के यही वाली काम कर सकते हो, तो वह मिनटों में ये रूल दोबारा से आता है सामने। इसी तरीके से कैलकुलेटर पे लिखना है और चेक कर लेना है। व्हाट इफ, अब बताएं क्या होगा अगर दोनों चीज़ें चेंज हो जाएं? दोनों चीज़ें चेंज सेम वैल्यू से हो, क्या हो? सेम वैल्यू से हो, फिर क्या होगा? मसलन 2000 में से भी 200 कम कर दूं और 1000 में से भी 200 कम कर दूं, दोनों कम हो जाएंगे, रेशो बढ़ेगी या कम होगी? हाँ, अब ये सोचना है। भूल जाएंगे तो क्या है, कैलकुलेटर से करो, जल्दी करो। 2000 कोई एक करंट रेशो को पिक करें, 2000 में से भी 200 कम करें और 1000 में से भी 200 कम करें, रेशो बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ रही है ना बेटा? ठीक है। अब 2000 में 200 ऐड करें, 1000 में भी 200 ऐड करें, अब क्या हो गई? अब क्या करें? अब क्या करें? अब कोई ना कोई तो रूल होना चाहिए। अब तो फंस गए ना काम, अब तो काम फंस गया। लें जनाब, अब रूल ये है कि जो सी भी रेशो के अंदर कम वाली वैल्यू है ना, वो तस्वुर होती है। चेंज किस तरफ तस्वुर होगा? कम वाली साइड पर। चेंज किस तरफ तस्वुर होगा? कम वाली साइड पर। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अगर डिक्रीज कर जाए, 200 मैंने कम कर दिया, रेशो क्या हो गई? बढ़ गई।
रेशो बढ़ती है, अगर मैं ये वाली फ़र्ज़ करते हैं सेम रहने दें और 100 में से 200 कम कर दें, तो क्या आंसर आता है? तो आप ये तसव्वुर करेंगे दूसरी साइड जो कम वाली है वो असल में चेंज हो रही है, कम वाली साइड के ऊपर बात जाएगी, वो उससे भी बढ़ रही है ना, उससे भी बढ़ रही होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो, डिक्रीज हो, तो रेशो क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपने सोचा। अब अगर यही काम उल्टा कर दे तो अब ये वाला इफेक्ट आएगा, ये छोटी है साइड, क्या है, ये साइड छोटी है, तो फिर रूल क्या है, छोटे वाली साइड के ऊपर बात जाएगी। रूल है डिक्रीज इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इक्वल अमाउंट विल डिक्रीज दी लोअर साइड। बस ये तसव्वुर करेंगे, सेम वैल्यू से हो जाती है, सेम वैल्यू से क्या होता है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। रूल क्या है, छोटे वाली वैल्यू असल में चेंज हो रही होगी, उस साइड पर इफेक्ट देखना। इंक्रीज के ऊपर भी आपने देख लिया, चलें ये तो मैंने एक वैल्यू कर दी ना, जीपी ओवर सेल्स वाला फार्मूला ले लेते हैं। इसमें जीपी क्या होता है, कम होता है, सेल्स ज़्यादा होती है। एग्जिस्टिंग रेशो है 0.33, इसमें आपने दोनों को कम कर दिया। अब कौन सी साइड कम तसव्वुर होगी, ये वाली साइड कम तसव्वुर होगी, और न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट वैल्यू रेशो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। न्यूमरेटर डिक्रीज तो रेशो डिक्रीज, और अगर बढ़ जाएगा तो भी लोअर वाली साइड को तसव्वुर किया जाएगा, दूसरी साइड को इग्नोर कर दिया जाएगा। दूसरी साइड को क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। लोअर वाली साइड को चूज करना है आपने। वंस डन, ये आपने समझ लिया तो आपकी इंशाल्लाह कोई एक भी वैल्यू गलत नहीं होगी। और अगर ये वाला रूल भूल भी जाए तो लॉजिक समझाइए, तो लॉजिक के ऊपर दोबारा से ये रूल वहाँ पर बैठे हुए भी क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए कि रूल जनरली है क्या। एक कैलकुलेटर के ऊपर काम करने की देर होती है। डन। तो लोअर साइड अगर इंक्रीज दोनों साइडों पे हो तो भी इंक्रीज क्या तसव्वुर होगी, लोअर साइड इंक्रीज तसव्वुर होगी। लें जी, ये सवाल आप लोगों ने किया हुआ है, क्या तरीकाकार था, कैसे ये सवाल करना था, रूल क्या है इस क्वेश्चन को करने का, इस तरह के सवाल को करने का। इस तरह का सवाल आ जाए, इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट, 2-3 स्टेप्स हैं। आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। क्या करना है, फार्मूला लिखना है। नंबर 1, जौन सी रेशोज़ दी हुई हैं, मसलन रेशोज़ कौन कौन सी दी हुई है, जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, तो जीपी का फार्मूला आता है जीपी ओवर सेल्स आता है, नेट प्रॉफिट का एनपी ओवर सेल्स। इसी तरह से फार्मूलाज लिख देने हैं लेफ्ट साइड पर आपने। डन। अगला काम करना है, आपने जौन सी भी चीज़ है उसकी एंट्री बनानी है। क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है, गलती नहीं होगी आपकी। अब सबसे बड़ा मुश्किल काम सारा आपने बता दिया, जर्नल एंट्री बनानी है। अकाउंटेंट और जर्नल एंट्री ना बने ये तो अच्छी बात नहीं है ना, और वो भी इतने सीनियर लेवल का, ITA पास, ITA इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास, और FAR1 के हाई लेवल के ऊपर बैठा हो, पूरे पेपर की तैयारी कर चुका हो, और फिर उससे जर्नल एंट्री ना बने तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो एंट्री तो बननी चाहिए ना। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक एग्जामिनर कमेंट से चीज़ लूँगा कि 2 नंबर एडजस्टमेंट और 4 नंबर एडजस्टमेंट में गलती हुई है। क्या हुई है, बच्चों ने गलती किया, और मैं ये 2 नंबर और 4 नंबर ये एडजस्टमेंट अब क्लास में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। डन। एग्जामिनर कमेंट में था कि बाकी अच्छे परफॉर्म किए हैं, ये वाले 2 अच्छे परफॉर्म नहीं किए। सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट, एंट्री क्या हो जाएगी, सेल स्लो मूविंग आइटम्स एट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट।
कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, अज्यूम करते हैं सेल प्राइस थी 100, कॉस्ट थी 80, तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 80, कॉस्ट थी 80 एट अ कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये भी किससे? 80 से। ये 2 एंट्रीज होनी है, ये 2 ही होंगी ना, और तो कोई नहीं होगी। अब इसका इम्पैक्ट आप लोगों ने देखना है, एंट्री लिख ली, फार्मूलाज लिख लिए, अब इफेक्ट देखना है। अब आपने एंट्री लिखी होगी ना, आप बड़े अच्छे तरीके से ये इसका इफेक्ट बिल्कुल ठीक कर जाएंगे, ये जो अभी रूल्स पड़े हैं उसके मुताबिक। लेकिन अगर आपने एंट्री नहीं लिखी होगी फिर बस ऐसे काम ही होगा, कोई सही होगी कोई गलत होगी। डिस्कस करते हैं जी। तरीकाकार इस तरह के सवाल को करने का है कि आप फार्मूला लिखें, जनरल एंट्री बनाएं, और फिर इंक्रीज डिक्रीज का रूल जो अभी हमने सीखा है वो अप्लाई कर दें। दैट्स ऑल द गेम। लें जी, 2 नंबर एडजस्टमेंट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, यह आपने कर दिया। अब आपने सोचना है कि मेरा जीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जीपी के ऊपर कोई इफेक्ट है? सेल्स 80 से बढ़ी है, क्रेडिट हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 से बढ़ी है, तो नेट जीपी तो बिल्कुल क्या रह गया? सेम, कोई इफेक्ट नहीं आया, 0। सेल्स बढ़ी है, यस। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी चीज़ बढ़ रही है? क्या सेल्स बढ़ रही है? डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। बस इतनी सी कहानी थी। बात में लग गई? क्वेश्चन करने का तरीकाकार, ये काम आप जब आपने लिख लिया तो ये काम आपने ऐसे नहीं लिखना या सी से नहीं लिखना, ठीक? मेरे से शायद 100 की बजाय 80 की बजाय 100 लिखा गया, तो क्या हो जाएगी? डिनोमिनेटर इंक्रीज, रेशो डाउन। ये आपने डिक्रीज लिख दिया, बस इतना सा काम करना था। अगली चीज़, जितना जीपी चेंज हुआ है उतना ही नेट प्रॉफिट चेंज होना है, कोई इफेक्ट चेंज नहीं होना। जीपी के ऊपर 0 इम्पैक्ट, तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट पे भी सेम इम्पैक्ट, और सेल्स बढ़नी है तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू, यहाँ पे भी सेम डिक्रीज। नेक्स्ट, करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। क्या करंट एसेट चेंज हो रहे हैं? करंट एसेट, चाहे डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री करते, चाहे कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट करते, कोई फर्क पड़ना था करंट एसेट्स पे? नहीं। करंट एसेट डेबिट होने से, डेबिट में डेबिट क्या होता है? तो बोलो, डेबिट में डेबिट ऐड, और डेबिट में से क्रेडिट लेस, तो एक दफ़ा करंट एसेट बढ़े, एक दफ़ा कम हुए। करंट एसेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं, करंट लायबिलिटीज के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो लिहाजा क्या इफेक्ट हुआ? नो इफेक्ट। स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला, अब टाइम्स थी, क्या था? रेशो दी हुई है। रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम हमेशा क्या होती है? एज न्यूमिरेटर। प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम एज न्यूमिरेटर, रेशो है, डेज में इसके उलट हो जाता है। जब डेज का काम करते हैं तो उल्ट हो जाती है। तमाम रेशो जितनी भी हैं उनके अंदर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम क्या आएगी? एज न्यूमिरेटर आएगी। ये बस याद रख लें, आपकी गलतियां कम से कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि होंगी नहीं, कम से कम हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज हुई है? ऑब्वियसली चेंज हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ी है कम हुई है? डेबिट, डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड होता है, इसका मतलब है बढ़ी है। इन्वेंट्री क्या हुई है? क्रेडिट, डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस। इन्वेंट्री क्या हुई है? कम हुई है। अब न्यूमिरेटर आपका बढ़ गया, डिनोमिनेटर आपका कम हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। तो ये दोनों चीज़ें तो क्या करती हैं? रेशो को बढ़ाती हैं। और नहीं तो कैलकुलेटर के ऊपर या कहीं पे रफ पेज के ऊपर इसी तरीके से वर्किंग लिख छोड़ो, सारे काम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन जर्नल एंट्री लिखोगे तो बात बनेगी, नहीं तो बात सही वाली नहीं बननी।
रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट, इसके ऊपर अगर आप देखें तो पीबीआईटी में भी तो चेंज ज़ीरो ही आ रहा है ना, जो जीपी के ऊपर चेंज आ रहा है वही पीबीआईटी के ऊपर, और नॉन करंट एसेट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है नो इफेक्ट। नेक्स्ट, क्विक रेशो, करंट एसेट माइनस स्टॉक, करंट एसेट अदर देन स्टॉक, अदर देन स्टॉक, स्टॉक को छोड़ दो, क्या करंट एसेट अदर देन स्टॉक कैश बढ़ रहा है? बोले जी, अदर देन स्टॉक करंट एसेट बढ़ रहा है, कैश की वजह से करंट एसेट बढ़ गया, करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, मींस न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, करंट लायबिलिटी कॉपी पेस्टिंग हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी क्या, अच्छा यहाँ पर तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो इंक्रीज हो रहा है। डन हो गया जी। अब दूसरी मुश्किल एडजस्टमेंट कौन सी थी? एज पर एग्जामिनर चौथी एडजस्टमेंट थी, ऑफर्ड एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज, 90 दिन की एक्सटेंडेड टर्म दी है, विच वुड इंक्रीज सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन। ये बताएं एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स देने से क्या होता है, क्या क्या चीज बढ़ती है? हमने ऑफर की है एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स, मींस हम सेल किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, और रिकवरी मींस डेटर बढ़ रहे हैं, क्या रहे हैं? डेटर बढ़ रहे हैं। एग्जिस्टिंग मार्जिन, जो सा भी मार्जिन था, कोई अज्यूम कर ले, 20% अज्यूम कर ले, 100 सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स 80, सेम मार्जिन के ऊपर क्या कर दिया आपने? सेल कर दी। एग्जिस्टिंग मार्जिन भी वही है, अब नया मार्जिन भी वही है, चेंज नहीं है। तो अगर 20% अज्यूम कर लिया, मैंने पता नहीं कौन सा अज्यूम किया हुआ है, 20% ही किया हुआ है। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट होगी एक एंट्री 100 के साथ, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट होगी दूसरी एंट्री। अब इससे सारों के ऊपर इम्पैक्ट, क्या जीपी बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगी? जनाब एग्जिस्टिंग मार्जिन 300 तकसीम 150 करें, 300 तकसीम 150, 1500, क्या 20% बनता है? बोलें, बनता है। अब 20 रुपये जीपी मज़ीद बढ़ा और 100 रुपये की सेल बढ़ी, तो रेशो तो सेम रहेगी, सेम मार्जिन के ऊपर जा रहे हो तो रेशो में तो चेंज नहीं आनी, मीन्स इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आना। सही कहा था एग्जामिनर ने कि इन एडजस्टमेंट्स में क्या है? प्रॉब्लम है। नेट प्रॉफिट, क्या जीपी चेंज हुआ? जीपी तो चेंज हुआ, नेट प्रॉफिट भी चेंज हुआ, ऑब्वियसली हुआ। अज्यूम करते हैं नेट प्रॉफिट 200 था और 1500 की सेल्स थी। अब 200 तकसीम 1500 करके देख लें कितना परसेंटेज आती है एग्जिस्टिंग। क्यों जी, कोई आ गई परसेंटेज? 20 का प्रॉफिट ऐड करें और नेट प्रॉफिट कितना आया आपका? सेल्स तो कितने से बढ़ी है? 100 से बढ़ी है। सेल्स कितने से बढ़ी है? 100 से बढ़ी है। अब रेशो निकालें, इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ? पुराना 200 तकसीम 1500 और नेट प्रॉफिट 20 से बढ़ा और सेल्स 100 से बढ़ी जी, इंक्रीज़ आ रहा है। तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज़। क्या करंट एसेट में अगर आप देखें डेटर 100 से बड़े हैं, इन्वेंट्री 80 से कम हुई है, मींस नेट करके करंट एसेट बड़े हैं, तो ये सीधा सा न्यूमरेटर इंक्रीज, ये रेशो इंक्रीज। देन स्टॉक टर्नओवर,
कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 से बड़ी है और एवरेज इन्वेंट्री 80 से कम हुई है, तो ये बताएं एक चीज़ बढ़ रही है, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो फिर क्या होगा, बढ़ जाएगी। अब मेरा ख्याल है करना काम आसान हो गया। ये 2 सवाल है, 2 सवाल क्या करें, दोबारा से सॉल्व करें इस तरीके से। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी सॉल्व भी होंगे और सही एक्यूरेटली सॉल्व होंगे, प्रोवाइडेड आप ये जर्नल एंट्री क्या कर लें, सही कर लें। डन। अगली चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, 2 मैंने और हाईलाइट की हुई हैं, इसके ऊपर स्टार भी लगा हुआ है। पुराने ज़माने में कुछ और तरीके से डील होता था जब ये क्वेश्चन आया था, तो लिहाजा ओरिजिनल आंसर को ना देखिएगा, स्टडी टेक्स्ट में चेंज हो गया हुआ है, सही कर दिया हुआ उन्होंने। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, पुराने ज़माने में डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस कंसिडर हुआ करता था, अब डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस नहीं है, ये सेल्स में कमी है। ये सेल्स में क्या है, कमी है। तो सेल्स में कमी को आप ऐसे लिखते हैं, आईटीए तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसको तो मसला नहीं है, जिन्होंने कोई पुराने बच्चे हैं उनके लिए ये अब आपकी प्रेजेंटेशन हो गई हुई है, इज इक्वल टू नेट सेल्स। पुराने बंदों के लिए जिन्होंने नहीं अभी पीआरसी करके आए हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ऐसे ही पढ़ा हुआ है। लेकिन जिन्होंने पुराना पढ़ा हुआ है उनके ज़हनों में है डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस हुआ करता था, तो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो अब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नहीं है, ये सेल्स में कमी है। 30 डिस्काउंट रिसीव की प्रेजेंटेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज में कमी है और इफेक्टिवली कॉस्ट ऑफ सेल्स में कमी है। इट्स नो मोर अदर इनकम। अदर इनकम पुराने ज़माने में लिखा करते थे, पुराने ज़माने की बुक्स उठाएंगे वहाँ पे अदर इनकम होगा। जब ये चेंज आई तो मुझे भी अपनी बुक को बड़ी ड्रास्टिकली क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। ठीक, बड़ा हैवी काम करना पड़ा था। तो लिहाजा क्या करना है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड की नेचर डेबिट है, सेल्स रिटर्न की भी नेचर तो डेबिट ही है ना। सेल्स रिटर्न भी कम करती है सेल्स को और डिस्काउंट अलाउड भी सेल्स को कम करता है। लें जनाब, ये बात हो गई। एक छोटी सी एंट्री दूसरे क्वेश्चन की भी, जो दूसरा इस तरह का सवाल था, उसके अंदर एग्जामिनर का हुआ था कि जनाब स्ट्रगल जो किया ना स्टूडेंट्स ने इन्वेंट्री पॉलिसी पे की है। किस पर की है, इन्वेंट्री पॉलिसी। तो मैंने कहा कि चलो उसमें से कोई 1-2 बातें मैं इन्वेंट्री पॉलिसी में से भी डिस्कस कर देता हूँ। कॉस्ट फार्मूला फॉर इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज 254, और इसमें उसने कहा हुआ था कि तमाम वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। मींस प्राइसेस क्या हो रही हैं, यूँ शूट अप कर रही हैं जैसे आजकल हो रहा है। वही सेम उसने पूरा देख के सवाल बनाया था, प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया है। अब प्राइसेस जब इंक्रीज़ होंगी, एवरेज में क्या रहेगा, एवरेज जब होगा तो लॉजिकली क्या होगी, एवरेज की प्राइस क्लोजिंग क्या होगी, कम होगी, और फाइफो की प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ लग गई। एवरेज की प्राइस क्या होगी, क्लोजिंग कम होगी और फाइफो की ज़्यादा होगी। तो अब अगर आप ये देखें और इस चीज़ को अप्लाई करें, नेट प्रॉफिट टू सेल्स, इससे इन्वेंट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपने एंट्री एक बनानी है कि पॉलिसी चेंज हो रही है, फाइफो एवको से किस पर गए हैं हम, फाइफो, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है पीरियोडिक सिस्टम में, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री होती है। अगर याद हो ना हो
लाजमी तौर पर इंट्रो की इन्वेंट्री की एंट्रीज रिवाइज करनी है, छोड़नी नहीं है। स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अब इसकी वजह से ज़रा रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं। PBIT ओवर एवरेज टोटल एसेट, क्या टोटल एसेट बढ़ेंगे? टोटल एसेट में क्या इन्वेंट्री आती है? टोटल एसेट में क्या इन्वेंट्री आती है? इन्वेंट्री आती है, इसका मतलब है टोटल एसेट बढ़ेंगे। और PBIT भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक छोटा सा रूल पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, डेबिट तो लाजमी तो नहीं है कि वो वहीं पे अप्लाई होना है, बस उसी चैप्टर में अप्लाई होना है। नेट प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है, प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। वो एक जगह पे अप्लाई नहीं होता ये रूल, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल थ्रू आउट टोटल। ये अभी आपने सीखा है, ये FAR2 में भी चलेगा, ये CFAB में भी चलेगा, ये पास भी हो जाएंगे, क्वालिफाई भी हो जाएंगे, तो भी यही रूल रहना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होने से प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। एक और तरीकाकार होता है सोचने का कि क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट कम होता है। इट हैज़ डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है इसका। और इनडायरेक्ट रिलेशन है हमारा किसके साथ? ओपनिंग स्टॉक के साथ। ये डिस्कशन करके ब्रेक करते हैं नमाज की हम, बस ये दो चीज़ें की डिस्कशन। PBIT और टोटल एसेट दोनों बढ़ रही हैं शायद। PBIT भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट यस क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ा 50 से, और टोटल एसेट भी 50 से बढ़े। अब मैंने लिखा हुआ है इंक्रीज, इसकी लॉजिक क्या है? पहले था PBIT ओवर टोटल एसेट, यही फार्मूला बना। अब आप सोच के बताएं या सोचें कि जनाब कौन सी चीज़ बिगर होती है, PBIT या फिर टोटल एसेट्स? टोटल एसेट्स। अच्छा, तो अब सोचें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम वैल्यू से बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? दोनों 50 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो शॉर्ट वाली अमाउंट कौन सी होगी? लोअर वाली। लोअर वाली वैल्यू बड़ी है, बस ये कंसिडर करेंगे। न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशो बढ़ जाएगी। लॉजिक समझ लग गई? तो दूसरे की भी लॉजिक यही है। टोटल एसेट बढ़ेंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ जाएगा, और दूसरी की लॉजिक भी सेम ही है। चलें जी, अब ब्रेक करते हैं, नमाज का टाइम नहीं तो निकल जाएगा। उसके बाद सीखेंगे कि विदाउट क्रैमिंग आप इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, ठीक, और बगैर उसके करेंगे इंशाल्लाह। एंड कब होनी है? यस, इट्स अ बिग इशू। इंशाल्लाह 6 बजे के करीब एंड करेंगे, ठीक है। असर की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद कम से कम ये वाला टॉपिक तो साइड पे करें ना, और कोई और छोटी मोटी अगर कोई बात कर सकेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो मगरिब की नमाज से पहले हम क्या कर देंगे, इंशाल्लाह एंड कर देंगे। अब नमाज का टाइम जा रहा है, लिहाजा हमें ब्रेक लाजमी तौर पर करनी है। एक छोटी सी ब्रेक जी करते हैं जी। आप इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं बगैर क्रैम किए? क्रैमिंग नहीं, रूल्स के तहत कैसे आप लिख सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ पहला स्टेप है फार्मूला लिखना है। आपने लिख लिया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरे स्टेप में आपने इसको क्या करना है, 2-3 हिस्सों में तोड़ देना है। जो सी चीज़ आती है PBIT के अंदर, क्या चीज़ आती है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी।
डन। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के जो रूल पढ़ाए थे उनको करना है अप्लाई। मतलब रेशो अगर आपकी पिछले साल से बढ़ गई है या फिर किसी कंपेटिटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपकी रेशो क्या है, ज़्यादा है। और ज़्यादा होने की रीज़न्स क्या हो सकती हैं? नंबर 1, क्या सेल इंक्रीज़ होगी तो रेशो बढ़ेगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स कम तो प्रॉफिट बढ़ा, न्यूमरेटर इंक्रीज, रेशो इंक्रीज। एक्सपेंसेस अगर कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट के बढ़ने की मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज तो रेशो इंक्रीज। अगली रीज़न क्या हो सकती है, मेरा लॉन्ग टर्म लोन कम हो, पिछले साल से कम हो गया हो, या एज कंपेयर टू कंपेटिटर कम हो, तो फिर क्या होगा, मेरी रेशो डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो रेशो बढ़ेगी। इसी तरह से इक्विटी मेरी कंपेटिटर से कम हो तो मेरी रेशो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये 5-6 क्या हो सकती हैं इंक्रीज़ होने की रीज़न्स। अब अगर आपको कुछ समझ नहीं लग रहा, आप क्या करें, ये फार्मूला लिखें और फार्मूला लिख के सोच लें। ये सारा काम ज़ुबानी भी सोचा जा सकता है, लेकिन लिख के सोचेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचेंगे, कैलकुलेट तो करना ही है एक हिसाब से। अब अच्छे अल्फाज बस चूज़ करना रह जाते हैं। अच्छे अल्फाज क्या हैं सेल के बढ़ने से? अच्छे अल्फाज हैं कि बेटर क्वालिटी होगी तो सेल क्या होगी, अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी। कैसे मज़ीद अच्छी हो सकती है, आपने परसेप्शन अच्छी बनाई है, आपकी ब्रांडिंग है, तो ये क्या हो सकती है, आपकी सेल्स बढ़ने की रीज़न्स हैं। एनेबलिंग इट टू चार्ज मोर ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, ज़्यादा आप चार्ज कर लेते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब अच्छी रीज़न्स बस करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होने की रीज़न, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप बल्क में बाइंग कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कंपेटिटर या एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आपकी प्राइसेस कम होगी, कॉस्ट कम होगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो रेशो बढ़ जाएगी। आपकी एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, आपने अच्छी मशीनरी लगा रखी है, क्विक काम हो जाता है, कंपेटिटर की पुरानी मशीनरी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात मैंने भी कर दी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं बल्क में प्रोड्यूस करना या बल्क में बाय करना। जब बल्क में बाय किया जाता है तो हमें डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल जाती हैं, कॉस्ट कम हो जाती है। एक्सपेंसेस कम होने की अच्छी इंग्लिश, एफिशिएंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैनेजमेंट। बस इतनी सी कहानी है एंड नथिंग एल्स। लॉन्ग टर्म लोन कम होने की, अब एक रेशो दूसरे के साथ भी रिलेट कर रही होती है। अब गियरिंग रेशो अगर कम है गियरिंग मीन्स लोन कम है, लोन कम होने की वजह से इस रेशो के ऊपर भी क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लो गियरिंग रेशो, इसका अदर क्या, इससे क्या पता चला, रिलेशन है दो रेशोज का भी। एक साइड पर आपकी आ रही हो लॉन्ग टर्म लोन गियरिंग रेशो हाई हो और आप ये वाली रेशो के अंदर लिख दें, क्या होगा, एग्जामिनर क्या कहेगा, इसको पता बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाली रेशो दरमियान में इसके दरमियान में लॉजिक ये फिट नहीं करनी। गियरिंग रेशो हाई होगी तो फिर इस एवरेज क्या नाम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के इंक्रीज होने की रीज़न में ये नहीं आ सकती, उससे तो क्या होगी, हमारी डाउन हो जाएगी। इक्विटी कम होने की, लोअर एज कंपेयर टू कंपेटिटर, हमारे कंपेटिटर से क्या है, कम है। इसकी एक और रीज़न हो सकती है, एक होती है शेयर बाय बैक। शायद आपको कुछ पास पेपर्स में ये लफ्ज़ मिले, शेयर बाय बैक होते हैं, हम अपने ही शेयर्स खुद खरीद लेते हैं। ठीक, एक ज़माना था FAR1 के कोर्स में ऐड हो गया हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हिस्सा बना दिया हुआ था, वो अब
नहीं है। तो उस ज़माने के पास पेपर में ये दरमियान में आराम से लॉजिक फिट हो जाती थी क्योंकि वो नॉलेज का हिस्सा था। स्टिल आप लिखने को लिख सकते हैं। स्टेप 3 में अगर आपकी क्या है रीज़न डिक्रीज होने की, डिक्रीज होने की रीज़न क्या होगी? फिर सेल्स क्या हो जाए? कम हो जाए। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाए? बढ़ जाए। एक्सपेंसेस क्या हो जाए? बढ़ जाए। लॉजिक समझ लग गई? अब अगर आपसे कोई चीज़ नहीं बन पा रही तो क्या आप लॉजिक का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज़ दी गई है, और क्वेश्चन के अंदर जो सी चीज़ दी गई होगी आप उसको क्या कर सकेंगे? आराम से लिख सकते हैं। अगली चीज़, लॉन्ग टर्म ज़्यादा हो, गियरिंग रेशो आपकी हाई हो, इक्विटी ज़्यादा हो, तो आपकी रेशोज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। सेल के ऊपर ये तो सेम कॉपी पेस्ट हो गया लगता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट हायर प्राइसेस, हमने बाय हाई प्राइसेस पे कर लिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, अब जो सी चीज़ें ऊपर पड़ी हैं उसके क्या देखनी है? उलट क्या रीज़न होंगी? आप बल्क में बाय नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपेटिटर, आप की जो मशीनरी है वो पुरानी है जिसकी वजह से आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स कर ही नहीं सकते हैं। एक्सपेंसेस, आपका इनएफिशिएंट क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। हाई गियरिंग रेशो है, हायर एज कंपेयर टू कंपेटिटर है। आप इस तरह के काम करके क्या कर सकते हैं? अपनी रेशो सही उसकी क्या नाम है इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। करंट रेशो, एक और मिसाल, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज तोड़ दें इसको। इन्वेंट्री होती है, डेटर होते हैं, बैंक होते हैं, क्रेडिटर है, शॉर्ट टर्म लोन है। अब यही काम करना है आपने। पॉसिबल रीज़न देखें, इन्वेंट्री बढ़ने से रेशो क्या होगी? बढ़ेगी। इन्वेंट्री का रिलेशन किसी और जगह से भी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर डे, इन्वेंट्री डेज है। इन्वेंट्री डेज ज़्यादा हैं और आप ये वाली रेशो लिखते हैं तो क्या सही होगा या नहीं होगा? इन्वेंट्री ज़्यादा मीन्स इन्वेंट्री डेज ज़्यादा, इन्वेंट्री डेज कम मीन्स इन्वेंट्री कम, तो रिलेशन इसके साथ बना दे। ठीक। डेटर टर्नओवर डेज हाई है मीन्स डेटर ज़्यादा है, तो रिलेशन एक रेशो का दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। बैंक, आपके पास काफ़ी ज़्यादा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, लोन भी पड़ा हुआ है, बैंक में भी पैसा पड़ा हुआ है, तो ये क्या है? एक रीज़न। बैंक में आपको पैसा नज़र आए, आपके करंट एसेट ज़्यादा है, एक रीज़न है। बैंक बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ है। क्रेडिटर्स क्या हो? कम हो तो आपकी रेशो बढ़ेगी, कम होंगे तो रेशो बढ़ेगी ना। मीन्स क्रेडिटर्स ने आपको डेज कम दिए हुए हैं रीपे करने के। जब डेज कम होंगे तो क्रेडिटर्स भी क्या होंगे? कम होंगे। आपकी बैलेंस शीट में कम डेट क्रेडिटर्स आ रहे होंगे, और जब कम क्रेडिटर्स होंगे तो ये रेशो, करंट रेशो बढ़ जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन हमने कम लिया हुआ है एज कंपेयर टू कंपेटिटर। रिलेशन भी थोड़ा सा बता दिया आपको और थोड़ा सा क्या कर दिया? लॉजिक समझा दी। अब आपने सिर्फ क्या करना है? ये एक फाइल है जिसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज की रीजनिंग लिखी हुई है, मे बी लोअर मे बी हायर। ये ज़्यादातर पास पेपर से एक्सट्रैक्टेड है। क्या है? ज़्यादातर पास पेपर से एक्सट्रैक्टेड है या इसी तरह से लॉजिक के ज़रिए लिखी गई है। तो आप क्या करेंगे? आप इनमें से 1 2 3 4 दफ़ा फार्मूला लिखेंगे, उसके तोड़ेंगे और फिर पढ़ेंगे, तो फिर आप कहेंगे हाँ अब ये याद भी हो गई, और ना भी याद हो तो मैं खुद भी लिख सकता हूँ। करना सिर्फ एक छोटा सा काम है कि रेशोज़ का सवाल के लिए फार्मूला तो याद करना है, वो तो कैलकुलेशंस हो गई। इंटरप्रिटेशन के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपने एक दफ़ा इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है,
और उसके बाद आपने सिर्फ ये वाला पेज पिक करना है और इस पेज को हर हफ्ते में 1 घंटा या आधा घंटा पौना घंटा देना है। 3-4 रेशोज बस ऐसे सोते हुए बैठ के देख ले, पढ़ ले। 15 मिनट तो दे सकते हैं ना, अभी इतना टाइम मौजूद है कि आप एक वीक में 15-20 मिनट दे लो, ये वाला काम हो जाएगा। ठीक, 3-4 रेशोज को पढ़ लिया, 15 मिनट में पढ़ी जाती हैं 3-4 रेशोज, 15-20 हैं, रोज़ाना भी 15 मिनट दे लेंगे तो आराम से ये वाला टॉपिक तो आराम से साइड पर हो जाएगा। मसला था रट्टे लगाने का कि रट्टा कैसे लगे, तो रट्टा नहीं लगाना है, ज़रूरत नहीं है। पेपर में रट्टा नहीं आता, वो क्या कहता है कि जी हाँ अब इस जगह पर क्या फिट इन हो रही है, जो सी फिट इन हो रही होगी वो लिखनी है। ले जी, ये रेशो कौन सी थी, करंट रेशो। हाई होने की रीज़न, हाई इन्वेंट्री लेवल्स आर मेंटेन्ड बाय द कंपनी, लॉन्गर क्रेडिट टर्म्स आर गिवन टू द डेटर, इनएफिशिएंट डेटर मैनेजमेंट। ये हैं अच्छे अल्फाज। नॉट एबल टू गेट लॉन्गर क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, ये क्रेडिटर से रिलेट हो गया। हाई कैश एंड बैंक बैलेंसेस, इसी के ऑपोजिट आ जाएंगे आपके कौन से, लोअर वाली रीज़न। अब एक चीज़ पढ़ेंगे दूसरी खुद ब खुद हो जाएगी। लो इन्वेंट्री लेवल्स आर मेंटेन, शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स आर गिवन टू एफिशिएंट डेटर मैनेजमेंट, खाली ये वर्ड भी लिख सकते हैं। अवेल्ड एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ सप्लायर, लो कैश इज मेंटेन्ड, ऑब्टेन्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब लिखते हुए कम से कम आप ये सोच सकते हैं कि जी गलती में गलत ना लिख जाऊं, मैं गलत तो नहीं लिख रहा, ये आप चेक कर सकते हैं। कोई और रेशो आप चूज करें जिसकी डिस्कशन मैं कर दूं, कोई रेशो, कोई एक रेशो जो आपको सबसे मुश्किल लगती हो, उसको जस्ट मैं पढ़ देता हूं यहाँ पे, उसकी लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक वैसे मैंने बता दी है, आपने फार्मूले को तोड़ना है, फार्मूले को तोड़कर देखना है, इंक्रीज और डिक्रीज का फार्मूला लगाना है। आप उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। इंटरेस्ट कवर है, चले इंटरेस्ट कवर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इसमें क्या क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितनी चीज़ें आती हैं, सेल्स आती है, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आता, पीबीआईटी तक रहना है। हाँ, एक्सपेंसेस आते हैं बिल्कुल। तो एफिशिएंट डेटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा तो क्या होगा, एक्सपेंसेस कम, प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा तो इंटरेस्ट कवर ज़्यादा, लिख सकते हो। ये हायर होने की रीज़न, इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये तो एक लिखी है ना ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, आप यहां पर 4 बना सकते हैं और लॉजिकल बना सकते हैं, गलत नहीं होंगी। लॉजिकल कोई भी चीज़ गलत नहीं कर सकता, आई कैप लॉजिकल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने उल्टा लिख देंगे, रट्टा हमेशा उल्टा चल जाता है, क्रैमिंग हमेशा गलत ही वो रिजल्ट निकालती है। जहाँ पर जो सी चीज़ फिट होती है वहाँ पर उसके उलट लिख देते हैं। तो लिहाजा क्रैमिंग नहीं करनी है। ये फ़ाइल आप तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगी और इसके अंदर फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं और हायर और लोअर होने की रीज़न भी लिखी हुई है। जी जी बात करनी है, ठीक है।